हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th साइंस चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी। बहुत ही इजी लैंग्वेज में ये चैप्टर हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ आपको जो है लर्न भी ये चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। सो इस वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। ये चैप्टर हम पहले कॉन्सेप्ट मैपिंग को समझेंगे, उसके बाद हम आगे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। देखिए, कॉन्सेप्ट मैपिंग में दिया गया है कि हम क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम वर्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम इसको और डिस्कस बाद में कर लेंगे, लेकिन हम यहाँ पे बस एक व्यू देखेंगे कि हम इस चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम कवर करेंगे इसमें वर्क की डेफिनेशन, वर्क की यूनिट्स के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे वर्क जो है वो कितने टाइप्स का होता है। उसके बाद हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और फॉर्म ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे पावर के बारे में एंड आफ्टर दैट हम काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे और कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ये टॉपिक हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में कि वर्क क्या होता है। वैसे तो नॉर्मली सबको पता है कि वर्क मतलब काम करना होता है, लेकिन क्या एक्चुअल में हम हर काम को जो भी हम करते हैं हम उसको वर्क कह सकते हैं? अगर हम साइंटिफिक मैनर की बात करें तो जैसे अब हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना एक वर्क है? तो बिल्कुल एक आप कहोगे कि हाँ बिल्कुल वर्क है। अब मम्मी आपको कोई काम बताती है तो आप क्या कहते हो? नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसे बोलते हो ना। लेकिन बट एक्चुअल में वो वर्क है ही नहीं। ठीक है, अब वो क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, वही इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं। तो देखिए, काम करने के लिए, अब मैं आपसे पूछूं कि काम करने के लिए सबसे मेन नेसेसरी थिंग क्या है, क्या चाहिए आपको? तो आप कहोगे कि एनर्जी चाहिए। बिल्कुल एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। अगर एनर्जी नहीं होगी तो काम कैसे करेंगे? तो फॉर डूइंग वर्क एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अब क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट्स की एनर्जी मिलेगी कहाँ से? एनर्जी मिलेगी हमें फूड से। ठीक है, जैसे गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल से एनर्जी मिलती है। हमारी बॉडी एक गाड़ी है जो काम करती रहती है और इस गाड़ी को चलाने के लिए चाहिए हमें फूड की एनर्जी। So in animals, energy is supplied by the food they eat, and in machine, energy is supplied by the fuel. अब नॉट मच वर्क इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। ठीक है, अब देखिए, रीडिंग, राइटिंग, ड्राइंग, थिंकिंग एंड एनालाइजिंग ऑल एनर्जी कंज्यूमिंग। ठीक है, बट इन साइंटिफिक मैनर नो वर्क इज डन इन अबो केसेस। अब हम कहते हैं पढ़ने में भी एनर्जी लगती है। भाई राइट करने में तो बहुत लगती है बच्चों को, है ना। राइटिंग तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। ड्राइंग करने में तो सारा दिन ही एनर्जी जो है अगर लगा सकते हैं हम। थिंकिंग करने में, एनालाइज चीज़ों को करने में, सब में एनर्जी चाहिए। बट एक्चुअल में अगर हम साइंटिफिक मैनर की बात करें तो क्या हम इनको कह सकते हैं कि इनमें एनर्जी जो लग रही है क्या ये वर्क है? तो इतना बड़ा क्रॉस है, साइंटिफिक मैनर में ये वर्क नहीं है। ठीक है, तो फिर साइंटिफिक मैनर में वर्क कौन सा है? देखिए, अब एक एग्जाम्पल है, ए मैन इज कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड इन ट्राइंग टू पुश अ रॉक और वॉल बट वर्क डन इज जीरो एज द वॉल इज स्टेशनरी। अब आप एक दीवार को धक्का लगाते रहते हो, लेकिन क्या आप उस दीवार को वहां से हिला पाते हो? बिल्कुल नहीं हिला पाते। तो क्या आपने कोई काम किया? बिल्कुल नहीं किया। लेकिन क्या आपकी एनर्जी यूज हुई? तो बिल्कुल एनर्जी यूज हुई। ठीक है, एनर्जी यूज होती है लेकिन उसमें कोई काम नहीं कर रहे आप। नाउ a man standing still with heavy suitcase may be tired soon, but he does no work in this situation as he is stationary. एक आदमी खड़ा हुआ है एक हैवी सूटकेस को लेकर, ठीक है, और थक जाता है उसको खड़ा खड़ा, लेकिन उसने कोई काम तो नहीं किया, लेकिन जो है उसकी एनर्जी यूज होती है। लेकिन इस सिचुएशन में क्या है, उसने कोई काम नहीं किया क्योंकि वो व्यक्ति स्टेशनरी है, एक जगह पर खड़ा हुआ है। नाउ वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन। अब हम कब कहेंगे कि कोई काम हुआ है? ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है समझना कि हम कब कब कहेंगे कि कोई काम हुआ है। हम कहेंगे जब एक मूविंग ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आ जाता है। कोई गाड़ी चल रही है, आप उसको रोक दोगे, वो रेस्ट पे आ जाएगी, यानी काम हुआ है। कोई गाड़ी रेस्ट पे है और आप उसको स्टार्ट कर देते हो, यानी वो काम हुआ है। कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है तो इसका मतलब उसमें कोई काम हुआ है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के शेप में चेंज हो जाता है तो भी माना जाता है कि उसमें कोई काम हुआ है। नाउ
scientific conception of work is done when force is applied on a body and when that force produces motion under its influence। ठीक है, साइंटिफिक कंसर्न क्या है, वर्क कब कहा जाएगा, जब किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया जाएगा और उस फोर्स अप्लाई करने से उस बॉडी के अंदर कोई ना कोई अगर मोशन होती है तो हम कहेंगे कि कोई ना कोई काम हुआ है। यानी अगर हम जो है एक मोटी मोटी बात करें यहाँ पे, तो वर्क डन का मतलब क्या है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं और उसके अंदर कोई भी डिस्टेंस जो है वो हो जाती है तो वो जो है उस क्या कहलाएगा, वो वर्क डन कहलाएगा। ठीक है, उसके अंदर मोशन प्रोड्यूस होती है फोर्स लगाने के बाद, तो वो क्या कहलाएगा, वो वर्क डन कहलाएगा। नाउ कंडीशन ऑफ वर्क डन, क्या क्या कंडीशन हमें मिली यहाँ से। एक कंडीशन मिली कि फोर्स शुड बी अप्लाइड, कि हमें बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करना होगा। अगर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो काम जो है होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और अगर फोर्स अप्लाई किया तो उसके अंदर कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट जरूर होनी चाहिए। बॉडी शुड बी डिस्प्लेस्ड, चाहे वो किसी भी मैनर में हो, वेलोसिटी कम हो ज़्यादा हो, ठीक है, किसी भी तरह से वो शेप में चेंज हो, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल्स। वर्क इज डन, वर्क जो है वो हो गया कब, जब एग्जाम्पल दिए गए हैं कि कब आप कहोगे कि वर्क डन हुआ है। ए साइकिलिस्ट इज पैडलिंग द साइकिल, साइकिल को पैडल जो है वो मार रहा है तो साइकिल आगे जा रही है, तो इसका मतलब वो काम कर रहा है। ए मैन इज लिफ्टिंग लोड इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक आदमी जो है वो लोड को ऊपर नीचे ऐसे डायरेक्शन में लेकर जा रहा है, वो क्या है, वो एक काम हुआ है। लेकिन कब हम कह सकते हैं कि काम नहीं हुआ। एक कूली कैरिंग सम लोड ऑन हिज हैड स्टैंड स्टेशनरी, एक कूली है जिसने अपने सिर पे बोझ रखा हुआ है और वो क्या है कि एक ही जगह पे खड़ा हुआ है, एक जगह पे खड़े होने से उसने कोई काम नहीं किया। सेकंड है ए मैन इज अप्लाइंग फोर्स ऑन अ बिग रॉक, एक आदमी जो है एक बड़ी रॉक के ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, बड़ा जो है धक्का लगा रहा है, तो वो कोई काम नहीं कर रहा। नाउ वर्क डन बाय फिक्स्ड फोर्स, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ से वर्क डन की डेफिनेशन करेंगे, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वर्क डन जो है, एक बॉडी जब वर्क डन कर रही है, इसका मतलब वो कब वर्क डन कर रही है, जो भी उसने काम किया वो किसके इक्वल होगा, वो उसके जो है फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, यानी आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाओगे और उस फोर्स की डायरेक्शन में क्या होगा, डायरेक्शन में भी हो सकता है, ऑपोजिट भी हो सकता है। ठीक है, तो यानी उस फोर्स लगाने से एक डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो है कॉज होगी, तो इन दोनों के प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, हम W कहेंगे। यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज W इज इक्वल टू F इंटू S। ठीक है, ये यहाँ से हमारा आंसर जो है वर्क की डेफिनेशन निकल आएगी। अब देखिए वर्क जो है वो क्या है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, दैट विल बी द स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसकी एक डायरेक्शन होती है, जैसे कि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह एक्सेलरेशन भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। ठीक, तो वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ वर्क की। तो देखिए यूनिट ऑफ वर्क जो है वो क्या है, न्यूटन मीटर और जूल रहेगी। ठीक है, वर्क की यूनिट क्या रहेगी स्टूडेंट्स, न्यूटन मीटर और जूल। अब इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा W इज इक्वल टू F इंटू एस। F हमने पढ़ा, हमने पिछली जो है एक बार जो चैप्टर था हमारा फोर्स वाला, उसमें हमने पढ़ा था W इज इक्वल टू F इंटू एस, और F की यूनिट हमने पढ़ी थी न्यूटन। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। तो यहाँ से W यानी किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से न्यूटन मीटर के, और न्यूटन मीटर को हम जूल लिख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक जूल किसके इक्वल हो जाएगा, एक जूल हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर के। यानी अब हम अगर हमें एक जूल को डिफाइन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, यानी एक जूल कब होगा, जब हम 1 न्यूटन फोर्स लगाएं किसी भी बॉडी पे और वो बॉडी 1 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, तो वो वर्क डन 1 जूल कहलाएगा। ठीक है, यानी मान लीजिए ये हमारे पास एक ब्रिक रखी हुई है, इसके ऊपर हमने 1 न्यूटन फोर्स लगाया और इस 1 न्यूटन फोर्स लगाने से 1 मीटर की डिस्प्लेस जो है ये ब्रिक यहाँ से यहाँ 1 मीटर डिस्प्लेस हो गई है।
अब जो वर्क डन होगा ना, अब हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर हमने 1 जूल काम किया है। ठीक है, यहाँ से ये हमारा कंक्लूजन निकलता है। नाउ whenever वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी, अब आपको यहाँ पे कई चीज़ें जो है बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। देखिए, whenever वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी किस तरफ होती है? ग्रेविटी होती है नीचे की तरफ। ठीक है, जमीन जो खींचती है, अर्थ का जो फोर्स है उसको हम ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जी है। अब वर्क, व्हेन वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी, यानी वर्क जो है वो अगेंस्ट ग्रेविटी होगा, देन वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेट ऑफ द बॉडी एंड द वर्टिकल डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी इज लिफ्टेड। इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना है। एक तो देखिए यहाँ पे वर्क डन जो है अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है। उस समय जब वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है तो हमारा जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा? वर्क डन होगा हमारा वेट के इक्वल, और जो डिस्टेंस जो है बॉडी एक तरह से लिफ्ट किया गया है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो लिफ्ट किया गया है उसने जितनी डिस्टेंस जो है, हाइट जितनी कवर की है उसके इक्वल रहेगा। देखिए W वर्क डन यहाँ पे क्या होगा? mgh। ठीक है, mg क्या है? mg जो है किसी भी बॉडी का वेट होता है, क्लियर। और हाइट यानी जितनी जो है डिस्टेंस से बॉडी वो एक हाइट से लिफ्ट की गई है। जैसे कि ये ह्यूमन बीइंग यहाँ पे दिखाया गया है, इसने क्या किया? ये सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, इसका वेट क्या है? mg। m यहाँ पे इसका मास है, तो mg इसका वेट है। अब ये एक यहाँ तक चढ़ने में इसने एक h हाइट कवर की, और ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। ग्रेविटी तो नीचे की तरफ है, लेकिन ये ग्रेविटी से अगेंस्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो वर्क डन रहेगा वो रहेगा mgh। क्लियर? सो यहाँ पे m क्या है? मास है बॉडी का, g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h जो है वो हाइट है, और नोट फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द बॉडी इज इक्वल टू इट्स वेट। अब f जो है, f यहाँ पे क्या है? f इज इक्वल टू, देखिए नॉर्मली f क्या होता है? f इज इक्वल टू एम ए, और यहाँ पे हम a की जगह g की बात कर रहे हैं ग्रेविटी की, तो f इज इक्वल टू mg, ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि W इज इक्वल टू F इंटू एस होता है। S यहाँ पे एक हाइट है और F यहाँ पे mg हो जाएगा। नाउ द अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। अब डिपेंड जो है अमाउंट, जो जितना हम काम कर रहे हैं वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ऑब्वियसली W इज इक्वल टू, अगर हमने जैसे अभी किया, W इज इक्वल टू F इंटू एस। अब यहाँ पे किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है W? एक तो फोर्स के ऊपर, एक डिस्प्लेसमेंट के ऊपर या डिस्टेंस के ऊपर। सो ग्रेटर द फोर्स ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, एंड ग्रेटर द डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ वर्क, यानी जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा काम होगा, जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी फोर्स लगाने से उतना ही ज़्यादा वो वर्क होगा। ठीक है, यानी आप एक कह सकते हो, एक तो 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रखी है किसी भी ऑब्जेक्ट ने, एक 4 मीटर की डिस्टेंस जो है ट्रेवल की है, तो इसमें किसने वर्क डन ज़्यादा किया? ऑब्वियसली 4 मीटर वाले ने। नेक्स्ट देखिए, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो वर्क। तो नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो वर्क क्या होता है? वर्क डन बाय अ फोर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ठीक है, तो वर्क डन जो है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो उससे 3 तरह का काम होगा। एक पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, और ज़ीरो भी हो सकता है। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि वर्क डन इज पॉजिटिव। वर्क डन जो है वो पॉजिटिव कब होगा? व्हेन अ फोर्स एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। जब जो फोर्स है वो उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगी, तो वो वर्क डन पॉजिटिव रहेगा। यानी जो एंगल रहेगा वो किसका रहेगा? 0 डिग्री का होगा। ठीक है, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड मोशन। ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो वो पॉजिटिव फोर्स होगा। जैसे कि एक बच्चा जो है, चाइल्ड पुल अ टॉय कार, एक बच्चा एक टॉय कार को खींच रहा है, अ स्ट्रिंग हॉरिजेंटली ऑन द ग्राउंड, हेयर वर्क डन इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे वर्क डन कैसा है? यहाँ पे वर्क डन जो है वो पॉजिटिव है। W इज इक्वल टू F इंटू एस। तो यहाँ पे वर्क डन कैसा है? पॉजिटिव, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है उसी डायरेक्शन में मोशन हो रही है। नाउ वर्क डन इज नेगेटिव। वर्क डन जो है वो क्या होगा? वर्क डन नेगेटिव रहेगा व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। वर्क डन नेगेटिव क्यों रहेगा? अगर हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, ठीक है, वो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है,
दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, यानी एंगल जो है वो कितने का रहेगा, एंगल 180 का रहेगा। आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो लेकिन मोशन इस डायरेक्शन में होगी तो ये नेगेटिव रहेगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। व्हेन वी किक अ फुटबॉल लाइंग ऑन द ग्राउंड, जब हम फुटबॉल पे एक जो फुटबॉल है उस पर हम किक मारते हैं तो क्या होता है, द फोर्स ऑफ अवर किक मूव द फुटबॉल। अब वो किक जो है वो क्या करती है, फुटबॉल को मूव करती है। हेयर डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड मोशन ऑफ फुटबॉल इज सेम, तो स्टार्टिंग में तो वर्क पॉजिटिव है, बट द फुटबॉल मूविंग ऑन द ग्राउंड स्लो डाउन ग्रेजुअली एंड अल्टीमेटली स्टॉप। अब धीरे धीरे क्या होता है, ऐसा तो नहीं होता कि फुटबॉल चलती चली जाती है, नहीं, धीरे धीरे वो उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो रुक जाती है। अब वो रुकती क्यों है, वो रुकती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण। जो अर्थ के ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है वो ऑपोजिट फोर्स है एक तरह से बॉल के ऊपर, तो वो जो ऑपोजिट फोर्स है दैट फोर्स इज नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही नहीं होता तो बॉल कभी भी नहीं रुकती। सो इन दिस केस द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द फुटबॉल इज नेगेटिव एंड इट डिक्रीज द स्पीड ऑफ द बॉल, और वो क्या करता है, बॉल की स्पीड को कम कर देता है। नाउ अब हम बात करते हैं कि वर्क डन जो है वो जीरो कब होगा, तो वर्क डन जीरो होगा व्हेन फोर्स एक्ट एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अगर फोर्स की और जो मोशन की डायरेक्शन है उनके अंदर 90 डिग्री का एंगल बनता है, ध्यान रखेंगे 90 डिग्री का अगर एंगल बनता है तो W हमारा क्या रहेगा, W हमारा जीरो रहेगा। ओके, नाउ लेट्स टेक एग्जाम्पल। द मून मूव अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर पाथ, जो मून है वो अर्थ के अराउंड जो है सर्कुलर पाथ में घूमता है। हेयर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट ऑन द मून एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द मून। सो यहाँ पर क्या होगा कि जो फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स है, ठीक है, वो मून के ऊपर एक राइट एंगल में काम कर रहा है, जो कि मोशन किसकी है, डायरेक्शन ऑफ मोशन की। तो इसीलिए जो यहाँ पे वर्क डन हो रहा है वो वर्क डन कैसा है, वो वर्क डन जीरो है। इसी तरह देखिए आपको यहाँ पे एग्जांपल से समझाया गया है जीरो वर्क डन कैसे है। अर्थ है, ठीक है, एक फोर्स अप्लाई होगा या एक सैटेलाइट, जैसे मून की बात करो या किसी भी सैटेलाइट की बात करो तो वो इस तरह से घूम रहा है, तो एक यहाँ पे कितने का एंगल बन रहा है मोशन के साथ, हर बार मोशन के साथ 90 डिग्री का एंगल जो है वो यहाँ पे बनता है, ठीक है, इसीलिए ये वर्क डन क्या रहेगा, जीरो रहेगा। नाउ नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द वर्क डन इज अगेंस्ट ग्रेविटी, यानी वर्क डन जब जो है ऊपर की तरफ होता है ग्रेविटी से ऑपोजिट, तब हम उसको क्या लगाते हैं, नेगेटिव साइन लगाते हैं। नोट दैट इफ वर्क इज डन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन देन इट इज टेकन एज नेगेटिव। अब हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, तो इस एग्जाम्पल से हम और क्लियर यहाँ से जो है हो जाएंगे। एक कूली लिफ्ट अ लगेज ऑफ 15 किलोग्राम फ्रॉम द ग्राउंड। एक कूली जो है क्या करता है, जो उसके पास लगेज है उसको उठाता है वो, ठीक है, ग्राउंड से, एंड पुट इट ऑन हिज हेड, अपने सिर पर जो है वो रख लेता है 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। अब 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड वो उसको ऊपर लेकर जाता है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। अब देखिए यहाँ पे मास कितना है लगेज का, 15 kg है। डिस्प्लेसमेंट कितनी दी हुई है उसमें, 1.5 मीटर की उसमें डिस्प्लेसमेंट दी हुई है। अब यहाँ पे वर्क डन जो है वो कितना होगा, हमने पढ़ा है कि वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू एस। एफ यहाँ पे क्या होगा, mg, ठीक है। अब m हमें यहाँ पे दिया गया है 15 kg और g हमें पता है, हम 10 लेते हैं नॉर्मली, वैसे होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट आप अप्रॉक्सीमेट 10 लेकर भी इसको कर सकते हो। सो यहाँ पे 10 ले लिया और s हमारा दिया गया है 1.5 मीटर। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आ जाएगा आपका 225 न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर जो है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है जूल के इक्वल। तो यहाँ पे वर्क डन जो है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 225 जूल। नाउ अब हम बात करेंगे, ये हमारी बात हो गई है वर्क से रिलेटेड, ठीक है। हमने पढ़ा वर्क डन क्या होता है, वर्क की यूनिट्स क्या होती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क डन क्या होता है, और किस तरह से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। सो इसमें हम पढ़ेंगे अब एनर्जी के बारे में, ठीक है। ये हमारा एक तरह से आप कह सकते हो कि सेकेंड पार्ट है इस चैप्टर का, एनर्जी। अब देखिए सभी बच्चे जानते हैं, अभी जस्ट हमने पढ़ा कि वर्क करने के लिए हमें क्या चाहिए, वर्क करने के लिए हमें चाहिए एनर्जी। नाउ द सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन जो है वो क्या है, सन हमारा बिगेस्ट सोर्स है एनर्जी का,
ठीक है। मोस्ट ऑफ द एनर्जी सोर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द सन एंड मोस्ट जो एनर्जी सोर्सेज हैं उनका हमारा, यानी आप कह सकते हो कि हमारा मेन प्राइमरी सोर्स क्या है एनर्जी का, मेन प्राइमरी सोर्स हमारा एनर्जी का सन है। सम एनर्जी इज रिसीव्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एटम, इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड द टाइड्स। सो जो कुछ एनर्जी है वो जो है हमें रिसीव होती है फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड इंटीरियर ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के इंटीरियर से टाइड्स जो बनती हैं उनसे भी हम एनर्जी जो है वो रिसीव कर सकते हैं। ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या रहेगी एनर्जी की, यानी एनर्जी क्या है। एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। ठीक है, काम करने की किसी भी ऑब्जेक्ट की कितनी कैपेसिटी है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम एनर्जी कहते हैं। याद रखेंगे, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। नाउ द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू। ठीक है, यानी हम देखिए काम कब होगा, हम कब कहते हैं कि कोई काम हम कर सकते हैं, जब हमारे अंदर एनर्जी होगी। और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जितनी मतलब एक एनर्जी की अमाउंट जो है वो कितनी हो सकती है किसी भी बॉडी में, जितना वो काम करेगा। यानी दोनों ही एक तरह से क्या है, बात एक ही है। ठीक है। वर्किंग बॉडी लूजेज एनर्जी, जब हम काम करेंगे तो हमारी एनर्जी लूज होगी, यानी जितना हम काम करेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी लूज होगी। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो एनर्जी है और वर्क है वो दोनों ही एक ही तरह से एक फॉर्म है। क्लियर। सो वर्क इज ऑल्सो एट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये हम यहाँ से कह सकते हैं। नाउ एनर्जी क्या है, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसके एसआई यूनिट एनर्जी की क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी। ठीक है, जैसे वर्क की जो यूनिट है वो भी जूल होती है, इसी तरह एनर्जी की जो यूनिट है वो भी क्या रहेगी, जूल रहेगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया वर्क इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी जो है वो भी क्या है, जूल है। उसके बाद एंड इट्स बिगर यूनिट इज किलो जूल, बिगर यूनिट हो जाएगी इसकी किलो जूल, एंड 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क इज कॉल्ड 1 जूल एनर्जी, यानी 1 जूल काम करने में जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम 1 जूल एनर्जी कहेंगे। मान लीजिए आप कह रहे हो कि मैंने 1 जूल काम किया, अब पूछा जा रहा है आपसे कि भाई आपने 1 जूल काम किया है, आपने कितनी एनर्जी यूज की, तो आप सिंपल कहोगे मैंने 1 जूल एनर्जी ही यूज की है। ठीक है। नाउ देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। डिफरेंट फॉर्म क्या क्या हो सकती हैं, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी भी एक टाइप की एनर्जी है जिसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तीसरा है हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये सब क्या है, दीज आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। नाउ इस चीज़ को बहुत समझने की ज़रूरत है कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है और पोटेंशियल एनर्जी होता है किसी भी बॉडी में, उसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे अभी। देखिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो एनर्जी कब होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उस समय उसको हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी, और कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो रेस्ट में है तो उसके अंदर होती है पोटेंशियल एनर्जी। इस चीज़ को आपको समझना है, कौन सी एनर्जी होती है उसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी। और जो ये मैकेनिकल एनर्जी है ना, मैकेनिकल एनर्जी ये सम है किसका, काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, सो आप क्या कह सकते हो, द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स मोशन और पोजीशन इज कॉल्ड इट्स मैकेनिकल एनर्जी। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, बहुत ही सिंपल है। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, यानी किसी भी बॉडी के अंदर अगर उसके अंदर मोशन हो रही है तो उसमें जो एनर्जी है, उस समय जो एनर्जी उसने प्रोसेस की हुई है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। क्लियर, आप दौड़ रहे हो, दौड़ते हुए आपके अंदर कौन सी एनर्जी है, आपके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। जैसे एक क्रिकेट बॉल मूव कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी है, रनिंग वाटर के अंदर काइनेटिक एनर्जी है, बुलेट मूव कर रही है काइनेटिक एनर्जी, हवा चल रही है काइनेटिक है, मूविंग कार है, रनिंग एथलीट है, रोलिंग स्टोन है। यानी जब भी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन हो रहा होगा ना उस समय उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया गया है काइनेटिक एनर्जी, तो ये इस तरह से भागता हुआ क्रिकेट बॉल है, इनके अंदर क्या है,
इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। नाउ काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ से हम करेंगे फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी कि क्या फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज मेजर, कैसे हम मेजर करें कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कितनी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वो हम देखेंगे। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ a moving body is measured by the amount of work it can do before coming to rest. amount of work it can do, कितना काम ये कर सकती है, ठीक है, before coming to rest. If an object of mass, मान लीजिए ऑब्जेक्ट का मास है m, moving with a uniform velocity, और वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी u से, ठीक है, एंड इट इज़ डिस्प्लेस थ्रू ए डिस्टेंस s, और उसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो होती है s की। Now constant force F act on the direction of the displacement velocity change from u to v, then acceleration is a। तो देखिए बहुत ध्यान से समझने की बात है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसके अंदर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है 0। जब उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया जाता है तो वेलोसिटी जो है u से v में चेंज हो जाती है, ठीक है, और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो उसके अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ये सब आप 8th जो चैप्टर है आपका मोशन उसमें पढ़ चुके हो कि जो वेलोसिटी चेंजिंग वेलोसिटी होती है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। अब यानी अगर हम बात करें कि वर्क डन कितना है, तो हमने अभी अभी जस्ट पढ़ा कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू एस। एफ हम क्या पढ़ते हैं, एफ हमने पढ़ा एम ए होता है, ठीक है। ए जो है यहाँ पे क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, एम जो भी ऑब्जेक्ट है उसका मास है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, रिलेशनशिप बिटवीन यू वी एस एंड ए। अब इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, ये इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ से s अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखिए, अब s की वैल्यू यहाँ पे हम इसमें जो है क्या करेंगे, हम इसके अंदर पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W तो हमने निकाला था अभी m में इंटू एस, यानी W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। एफ की जगह हमने m में रख दिया, s की जगह हमने ये वाला रख दिया जो हमने अभी निकाला। तो यहाँ से जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/m/2 हो जाएगा, a से a कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। यानी यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से इस तरह से जो है ये हमने सिंपल जो है फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगर हम कह रहे हैं कि u जो है बिल्कुल 0 है स्टार्टिंग में u क्या है 0, देन w इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। यहाँ से ये हमारा क्या आ गया, हाफ एम वी स्क्वेयर फार्मूला आ गया। यानी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी को हम किस एक्सप्रेशन से दिखा सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वेयर से हम यहाँ पर उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर वो देखे स्टार्टिंग में तो 0 पे है तो वो तो हमने 0 ले दिया। अब जब ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू कर दिया तो उसकी u तो जो है ख़त्म हो गई ना, उसके अंदर अब वेलोसिटी जो है वो u से किस में चेंज हो गई, v में चेंज हो गई, इसीलिए हमने u को 0 रख दिया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है आपको, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, मास है उसका 15 kg, ठीक है, और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रही है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आपको उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो बहुत ही तो आसान है बच्चों। m की वैल्यू है 15 kg, v है 4 मीटर पर सेकेंड, e के क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वेयर। तो इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी, हाफ m की वैल्यू v स्क्वेयर हो गया तो 120 जूल जो है हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 120 जूल। नाउ लेट्स मूव टू द पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या है। द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी बॉडी के अंदर जो उसकी पोजीशन और उसकी चेंज इन शेप जो है, शेप के कारण जो एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, वाटर कैप्ट इन डैम, डैम के अंदर पानी जो है वो ठहरा हुआ पानी वो होता है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, उसके अंदर उस समय पोटेंशियल एनर्जी है। इट कैन रोटेट टर्बाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू इट्स पोजीशन अबव द ग्राउंड। उसी एनर्जी जो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है उस समय, उसी को तो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड है वुंड अप स्प्रिंग ऑफ अ टॉय कार।
टॉय कार में जब वो आपने देखा है ना, स्प्रिंग जो है वो हम ऐसे उसमें चाबी भर देते हैं, तो उस समय उसमें क्या कौन सी एनर्जी है, वो है तो उस समय स्टेशनरी, लेकिन उसके अंदर एनर्जी जो प्रोसेस होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। इट पोसेस पोटेंशियल एनर्जी विच इज रिलीज ड्यूरिंग अनविंडिंग ऑफ स्प्रिंग, सो टॉय कार मूव। ठीक है, तो एनर्जी जो है वो रिलीज होगी उसके अंदर जब उसको हम क्या करेंगे, स्प्रिंग को जब ऐसे छोड़ देते हैं। देखिए जैसे हमने चाबी भरी, चाबी भरने के बाद हम उसको खिलौने को ज़मीन पर रखते हैं, खिलौना चलना शुरू कर देता है। तो यानी जब तक उसके अंदर चाबी भरी हुई थी, हमने उसको ज़मीन पे नहीं छोड़ा था, तो उसके अंदर थी पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही हमने उसके ज़मीन पर रखा तो जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके अंदर वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, नाउ बेंट स्ट्रिंग ऑफ बो। अब जो बो है, यानी इस तरह से जो बो होता है इसका बेंट स्ट्रिंग, यानी इसको जब ऐसे खींच के रखते हैं, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी होती है इसके अंदर ड्यू टू चेंज इन इट्स शेप। इसकी जो ये रस्सी है इसकी शेप चेंज हो जाती है। नाउ जब इसको हम रिलीज करते हैं, इसको छोड़ते हैं, तो ये तीर आगे की तरफ जाता है, यानी इस समय जो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, जिसके कारण ये तीर जो है वो आगे की तरफ चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो मास अफेक्ट करता है, क्लियर। तो पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। जितना ज़्यादा मास होगा किसी भी बॉडी का उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। दूसरा है हाइट, ठीक है, तो जितनी ज़्यादा हाइट होती है यानी उतना ही क्या होता है, उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी रहती है। थर्ड है चेंज इन शेप। ग्रेटर द स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग और बेंडिंग मोर विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। जितनी ज़्यादा हम स्ट्रेट, देखो जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जितनी ज़्यादा आप टॉय में चाबी भरोगे उतनी दूर तक जाएगा, यानी जितनी ज़्यादा आप स्ट्रेचिंग करोगे, ट्विस्टिंग करोगे, बेंडिंग करोगे, उतना ही उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए हाइट। नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए हाइट, यानी किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे किसी भी ऑब्जेक्ट में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। सो इफ अ बॉडी ऑफ मास m इज रेज्ड टू अ हाइट h अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो क्या होगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, ठीक है, मास m, अगर वो किसी भी हाइट तक रेज जो है की जाती है, तो जो ग्रेविटेशनल पुल है, यानी ग्रेविटेशनल पुल तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन हम काम किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, काम जो किया जा रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, W जो है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, W जो है किसके इक्वल होगा, W होगा F इंटू एस के इक्वल, और F क्या होगा यहाँ पे, F जो है बॉडी का मास होगा, mgh। क्लियर। नाउ दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो वर्क है ये जो है किस फॉर्म में है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में है। नाउ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, हम इसको लिखेंगे, और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यहाँ पे h क्या है, h है हाइट, यानी यहाँ से यहाँ तक जाया गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाया गया, तो टोटल हाइट कितनी है वो हम लेते हैं h। कैसे जाया गया, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके जाया गया वो मैटर नहीं करता, यानी एक तो हम ऐसे इस तरह से इस पाथ से गए, ठीक है, और एक हम डायरेक्ट चले गए, तो ये मैटर नहीं करता, बस मैटर करता है कि कितनी दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, हाइट कितनी है वो मैटर करता है यहाँ पे। तो EP इज इक्वल टू P क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी mgh। अब एक न्यूमेरिकल दिया गया है, If a body of mass 10 kg is raised to a height of 6 meter above the earth, then calculate its potential energy। आपको कोई बॉडी दी गई है जिसका मास जो है वो कितना है, 10 kg है, और हाइट है उसके 6 मीटर। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहेगा, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फॉर्मूला लगा दीजिए mgh का, और आंसर हमारा 600 जूल आ जाएगा। देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज 600 जूल। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। हमने अभी बात की कि जो एनर्जी है वो हम क्या कर सकते हैं, एक एनर्जी फॉर्म को दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, सो द चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर। और इसी के ऊपर लॉ होता है हमारा, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। हम एनर्जी को ना तो बना सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम एनर्जी को केवल ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एंड दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है,
सो देखिए, ए स्टोन एट ऑन अ सर्टेन हाइट हैज़ एंटायर पोटेंशियल एनर्जी। एक स्टोन है जो कि एक हाइट के ऊपर है, ठीक है, मान लीजिए अबव हाइट है, एक एच हाइट पे है। अब ये जो स्टोन है इसके अंदर कौन सी एनर्जी प्रोसेस कर रहा है, ये mgh यानी पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर है। बट व्हेन ही स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड, अब आपने इसको ऊपर से छोड़ दिया तो ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो जब ये नीचे आना शुरू होगा तो इसके अंदर की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज़ करना शुरू कर देती है। क्या करना शुरू कर देगी? डिक्रीज़ करना, कम होना शुरू कर देती है। और इसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी वो शुरू हो जाती है, क्योंकि अब ये मूव करने लग गया तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करेगी। और काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई? जो यहाँ पे, जब ये यहाँ पे था तो इसके अंदर थी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होने लगेगी धीरे धीरे इसमें काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। सो जैसे जैसे ये नीचे आएगा इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। एंड वेलोसिटी ऑफ स्टोन गोज ऑन इंक्रीजिंग एट द टाइम स्टोन रीचेज द ग्राउंड पोटेंशियल एनर्जी बिकम जीरो एंड काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। तो जब ये बिल्कुल नीचे पहुंच जाएगा, अर्थ के बिल्कुल पास पहुंच जाएगा, उस समय इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि हाइट जो है वो ज़ीरो हो जाएगी और हाइट ज़ीरो होने से टोटल mgh जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे उस समय मैक्सिमम रहेगी, ठीक है। दस द एंटायर पोटेंशियल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे ये नहीं कहेंगे हम जीरो होने का मतलब कि वो नष्ट हो गई, नहीं, वो टोटली काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। तो इसीलिए हम ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दैट इट कैन चेंज इनटू वन फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। अब देखिए, at hydroelectric powerhouse the potential energy of water is transformed into kinetic energy and then into electrical energy। जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर होता है, जहाँ पे बिजली बनाई जाती है, वहाँ पे पानी एक हाइट पे स्टोर रहता है, उस समय उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। लेकिन जब वो पानी डैम के ऊपर नीचे गिरना शुरू कर देता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में बदलने लगती है, ठीक है। और हम फिर क्या करते हैं, उस काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह थर्मल पावर हाउस है, केमिकल एनर्जी जो कोल के अंदर है वो हीट एनर्जी में चेंज की जाती है और फिर वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज की जाती है जब उस हीट एनर्जी से कोई भी मशीनें चलाई जाती हैं, ठीक है। सो विच इज़ फर्दर कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी उससे बनाई जाती है। नाउ प्लांट्स यूज सोलर एनर्जी। अब सन की एनर्जी को क्या कहते हैं हम, सोलर एनर्जी। तो प्लांट्स उसका यूज़ करते हैं और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, यानी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो हम क्या कह सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, व्हेन एवर एनर्जी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो क्या रहेगी, वो कॉन्स्टेंट रहेगी। सो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी जो है वो ना तो क्रिएट की जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। ऑल्दो सम एनर्जी में बी वेस्टेड ड्यूरिंग कन्वर्जन बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स द सेम। हालांकि कुछ एनर्जी जो है वो वेस्ट जरूर हो सकती है, यानी जिस फॉर्म में हम बदल रहे हैं ज़रूरी नहीं है वो सारी की सारी उसी फॉर्म में चेंज हो, वो कुछ अलग से भी चेंज हो सकती है। जैसे एक बल्ब है, एक बल्ब जब हम जलाते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें तो बल्ब किस लिए चाहिए, हमें लाइट रोशनी के लिए चाहिए, यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हम चाहते हैं कि ये किस में चेंज हो, ये सारी की सारी लाइट एनर्जी में चेंज हो। लेकिन साथ ही साथ उसमें हीट एनर्जी भी निकलती है, कुछ एनर्जी हीट एनर्जी में भी वेस्ट हो जाती है, जैसे बल्ब गर्म हो जाता है। तो हम ये कहेंगे कि पूरे सिस्टम की एनर्जी तो कांस्टेंट है, वो चीज़ अलग है कि हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 100% वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो पूरे जो सिस्टम है उसकी एनर्जी सेम रहेगी। नाउ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी। अब बात करते हैं कि फ्री फॉल क्या होता है, ठीक है, और उस समय जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो किस तरह से है। सो ए बॉल ऑफ मास m एट ए हाइट h हैज़ पोटेंशियल एनर्जी। अब एक बॉल है जिसका मास है m, उसकी हाइट है h, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी रहेगी mgh। अब जैसे ही बॉल नीचे गिरना शुरू होती है, हाइट कम होती है, देखिए पहले तो यहाँ पे है,
ठीक है, या ये जो हाइट है ये h है। अब क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी इसके अंदर mgh है। अब यहाँ पे जैसे ही हमने बॉल को गिराया तो ये यहाँ पे आ गई। पहले तो मान लीजिए ये ग्राउंड है, या यहाँ से लेकर इतनी हाइट थी। अब यहाँ से यहाँ तक जो है क्या हो गया, ये जो है इतनी हाइट थी, अब यहाँ से यहाँ तक इतनी हाइट रह गई। अब अगली बार ये और नीचे आएगी तो यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट फिर इतनी रह जाएगी। यानी जैसे जैसे बॉल नीचे आ रही है उसकी हाइट जो है वो डिक्रीज कर रही है, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी भी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। लेकिन यहाँ पर h डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि एनर्जी जो है वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रही है, नहीं, वो दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। So kinetic energy at h is height is 0 but it increasing during falling of ball। जब यहाँ पे जब ये बिल्कुल कांस्टेंट है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, लेकिन जब ये यहाँ पे आ गई तो यहाँ पे इसकी mgh तो डिक्रीज करने लग गई और काइनेटिक एनर्जी जो है वो यहाँ पर इंक्रीज करने लग गई। ठीक है, so the sum of potential energy and kinetic energy of the ball remain the constant the same at every point during free fall। तो इसके अंदर जो हाफ mv² यानी काइनेटिक एनर्जी है प्लस mgh यानी पोटेंशियल एनर्जी है, टोटल सिस्टम की कांस्टेंट रहेगी। ये चीज़ आपको समझनी है। अब इसको देखिए, अब एक बॉल है, ये रेस्ट पे थी तो पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल है, इसके अंदर 20 जूल है और काइनेटिक एनर्जी उस समय इसकी 0 रहेगी, लेकिन टोटल एनर्जी किसके इक्वल है, 20 जूल के इक्वल है। अब जब बॉल फॉल करती है तो पोटेंशियल एनर्जी यानी हाइट कम हो गई। जब बॉल ने फॉल किया तो हाइट यहाँ पे देखिए यहाँ आ गई तो इसकी हाइट जो है वो कम हो गई। हाइट कम हुई तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, लेकिन जितनी कम हुई उतनी ही उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। लेकिन और सिस्टम की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। यहाँ सी पर ये 10 हो गई तो ये भी 10 है तो टोटल 20। डी पे ये 5 है तो अब ये 15 हो गई, ये टोटल 20। ठीक है, और जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड यानी अभी ग्राउंड को हिट नहीं किया, उसके जस्ट बिफोर पहले, बिल्कुल पहले काइनेटिक एनर्जी जो है वो 20 जूल हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी आपकी 0 हो जाएगी। तो सिस्टम की एनर्जी टोटल 20 जूल रहेगी। ठीक है, नाउ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज अ सिंपल पेंडुलम ए। स्विंगिंग पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जो ये पेंडुलम है ये इधर से इधर ऐसे जो है जाता है तो इसके अंदर भी क्या होता है, एनर्जी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, देखिए ए स्विंगिंग और ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटल बॉल कॉल्ड बॉब। ये जो है इसकी बॉब होती है और ये एक लॉन्ग जो है थ्रेड के साथ, देखिए ये थ्रेड है ना, इसके साथ ये इस तरह से होता है। ए सिंपल पेंडुलम इसको हम कहते हैं। ठीक है, सच दैट द बॉब इज़ फ्री टू स्विंग बैक एंड फोर्थ व्हेन डिस्प्लेड। तो इसको जब ये डिस्प्लेस होता है यानी ये एक बार ऐसे गया तो फिर ये ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर वापस जो है ये ऐसे ऐसे करके जो है क्या है, घूमता रहता है। डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर होती रहती है। इट्स एनर्जी इज कॉन्टिन्यूसली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी एंड वाइस वर्सा। इसकी जो एनर्जी है वो क्या होती है, वो लगातार जो है ट्रांसफॉर्म होती रहती है पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी इसके अंदर क्या रहेगी, टोटल एनर्जी ऑफ द स्विंगिंग पेंडुलम एट एनी इंस्टेंट रिमेन्स द सेम। तो इसके अंदर जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहेगी, टोटल एनर्जी इसके अंदर सिस्टम के अंदर कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वो चेंज होती रहती हैं। नाउ द बॉडी विच डज वर्क लूज एनर्जी। अब जो बॉडी जो है वो काम करती है तो उसके अंदर की एनर्जी लूज होगी। एंड द बॉडी ऑन विच वर्क इज डन गेन एनर्जी। और जिसके ऊपर काम किया जा रहा है उसके अंदर एनर्जी गेन होगी। जैसे हम साइकिल चला रहे हैं, जब हम साइकिल चलाते हैं तो हमारे अंदर जो एनर्जी है वो तो कम हो रही है। ठीक है, और वो हम एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में किसको दे रहे हैं, अपनी एनर्जी, अपनी मस्कुलर एनर्जी हम साइकिल को दे रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी पावर। अब देखिए पावर का मतलब क्या होता है। नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए कि पावर क्या है तो पावर क्या है, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन। कितने रेट पे एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो रही है उसको हम पावर कहते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा काम करेगा यानी उसके अंदर ज़्यादा पावर है, जो कम काम करेगा उसके अंदर कम पावर है। तो पावर का मतलब क्या है, पावर का मतलब है वर्क डन बाय टाइम टेकन। कितने टाइम में कोई कितना काम कर पा रहा है
वो उसकी पावर पे डिपेंड करेगा। कोई तो ऐसा है जो कम टाइम में बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, यानी उसके अंदर ज़्यादा पावर है। कोई ऐसा है जो ज़्यादा टाइम ले रहा है और काम कम हो रहा है, तो उसके अंदर पावर कम है। तो यहाँ पे P जो है पावर है, W जो है वर्क डन है, T जो है टाइम टेकन है। ठीक है, उसके बाद यूनिट्स ऑफ पावर क्या होंगी, तो पावर की यूनिट्स क्या होंगी, P इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, P इज इक्वल टू वॉट। आपने देखा है ना, घर में बोलते हैं ना 60 वॉट का बल्ब लेकर आना है, 100 वॉट का बल्ब लेकर आना है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उस बल्ब की पावर से। नाउ पावर की यूनिट क्या होगी, पावर की यूनिट होगी वॉट। और जैसे कि हमने अभी पढ़ा P इज इक्वल टू W बाय S, तो W क्या है यहाँ पे जूल। ठीक है, और S क्या है यहाँ पे सेकेंड, टाइम है ना, सेकेंड। यहाँ पे W बाई T होता है ना, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा P इज इक्वल टू W बाई T होता है। W क्या है यहाँ पे वर्क डन, तो जूल हो गया, और टाइम जो है वो सेकेंड में मेजर करते हैं, तो जूल पर सेकंड इसकी एनर्जी पावर की यूनिट होती है, और जूल पर सेकंड को हम 1 वॉट के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, सो पावर इज 1 वॉट। पावर को हम 1 वॉट कब कहेंगे, जब 1 जूल जो है काम किया जाता है 1 सेकंड में, तब हम उसको 1 वॉट कहते हैं। सो एवरेज पावर इज इक्वल टू टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अब देखिए पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल गैजेट। अब जो इलेक्ट्रिकल गैजेट होते हैं उनकी पावर जो है वो कैसे है, द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस टेल अस द रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय इट। पावर का मतलब क्या है कि उसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितने टाइम में कंज्यूम होगी। आपने देखा होगा हर एक इलेक्ट्रिकल गैजेट जो होता है उसके ऊपर उसकी पावर लिखी होती है कि ये कितने वॉट का है। ठीक है, फ्रिज की अलग से पावर है, अगर आप कोई भी अप्लायंस लेते हो तो उसकी पावर अलग से है कि वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो उसका मतलब वही होता है ये बताना कि कितने टाइम में कितना वो काम करेगा। तो हैंस वर्क व्हेन वर्क इज डन एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड। बिगेस्ट यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाएंगी, बिगेस्ट यूनिट ऑफ पावर है किलोवाट और किलोवाट। ठीक है, किलोवाट को हम ऐसे लिखेंगे KW। किलोवाट को हम और क्या लिख सकते हैं, किलोवाट का मतलब है 1000 वॉट। ठीक है, 1000 वॉट या 1000 जूल पर सेकंड भी लिख सकते हो, वेरी सिंपल। क्योंकि W क्या है बच्चों, ये हमने अभी तो पढ़ा कि वॉट क्या है, वॉट इज इक्वल टू जूल पर सेकंड। अब आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है, एग्जाम्पल देखिए, ए बॉडी डज 20 जूल ऑफ वर्क इन 5 सेकेंड। एक बॉडी है जो 20 जूल काम करती है 5 सेकेंड में। ठीक है, व्हाट इज इट्स पावर, इसकी पावर क्या होगी, तो पावर इज इक्वल टू W बाई T। तो वर्क जो है वो क्या हो जाएगा 20 जूल है, टाइम दे दिया 5 सेकंड का, तो पावर निकाल सकते हो 20/5, तो कितना आ जाएगा 4 वाट, इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी है। अब हम बात करेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की। कमर्शियल यूनिट यानी एक तरह से एनर्जी जो है, जैसे आपके घर में मीटर लगा हुआ है, मीटर की रीडिंग आती है और उस रीडिंग के हिसाब से हम जो है बिल की पेमेंट करते हैं। तो वो जो एनर्जी की कमर्शियल यूनिट है, ठीक है, जिससे एनर्जी को, जिस बेस पे एनर्जी को बेचा जा रहा है, एक तरह से व्यापार किया जा रहा है, तो वो कौन सी फॉर्म होती है। सो जूल इज़ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी। जूल जो है वो बहुत छोटी एनर्जी की यूनिट है, तो इसीलिए इसको जो है ये इनकन्वीनियंट है इसको यूज़ करना अगर हम बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी का कंज्यूम कर रहे हैं या इन्वॉल्व हो रही है। जैसे घरों में, अब घरों में जूल की फॉर्म में एनर्जी तो हम नहीं वो कर सकते, क्योंकि एक सेकंड का हिसाब हम कैसे लगा सकते हैं। जैसे अब आपको अगर जैसे दूरी मापनी है, डिस्टेंस मापनी है यहाँ से अमेरिका की, तो आप सेंटीमीटर में तो नहीं मापोगे, ठीक है ना, आप किस में मापोगे, इंडिया से अगर अमेरिका की डिस्टेंस मापनी है तो आप किलोमीटर में मेज़र करोगे। ऐसा ही यहाँ पे है कि अगर आपको बहुत एक लार्ज लेवल पे एनर्जी को मेज़र करना है तो उसके लिए आप जूल का यूज़ नहीं करोगे, उसके लिए आप जूल का यूज़ ना करके किलोवाट आवर का यूज़ करोगे। ठीक है, तो कमर्शियल पर्पज़ के लिए बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी है किलोवाट आवर। इस चीज़ को ध्यान रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। तो 1 किलोवाट आवर क्या होगा, तो 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 1 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 1 आवर। तो 1 किलोवाट आवर जो है वो एक अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के द्वारा यूज़ की गई है, और उस अप्लायंस ने 1 घंटे में 1 किलोवाट एनर्जी यूज़ की है। ठीक है,
तो उसकी वो क्या है, वो उसकी एक तरह से ये उसकी कमर्शियल यूनिट हो जाएगी। अब देखिए किलोवाट आवर और जूल में क्या जो है रिलेशन है। तो हमने अभी पढ़ा किलोवाट आवर का मतलब एक आवर में 1 किलोवाट जो है एनर्जी अगर यूज़ की जाती है तो उसको हम 1 किलोवाट आवर कहते हैं। अब यहाँ पर किलोवाट आवर इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट फॉर 1 आवर। तो हम जो है 1 घंटे में जितनी एनर्जी यूज़ करते हैं उसको इस तरह से शो करते हैं। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट फॉर 1 आवर, ठीक है। अब देखिए 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000, और 1 घंटा है तो 1000 वाट, और हम इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 3600। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया 1 किलोवाट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ से एक्सप्रेशन आ जाता है। तो यहाँ से हम याद कर सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर जो है किसके इक्वल होता है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, और 1 किलोवाट आवर होता है 1 यूनिट के इक्वल। अब ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको पता है ना आपके मीटर में रीडिंग निकलती हैं तो वो यूनिट फॉर्म में निकलती हैं। जैसे इस महीने आपकी जो है 200 यूनिट बिजली जो है खर्च हुई। अब इस यूनिट का मतलब क्या है, इस यूनिट का मतलब है कि एक यूनिट किसके इक्वल होगी, एक यूनिट होगी 1 किलोवाट आवर में। यानी यहाँ पर 200 यूनिट का मतलब क्या है कि आपने जो है यहाँ पर हर घंटे में 1 किलोवाट यूनिट बिजली यूज़, 1 किलोवाट जो है बिजली यूज़ की है यहाँ पर, ठीक है, ये मतलब होता है। तो अब आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है जिससे आप और भी अच्छी तरह से समझ सकते हो। एक बल्ब है 60 वाट का, वो 6 घंटे के लिए यूज़ किया गया, ठीक है। 60 वाट का बल्ब जो है कितने घंटे के लिए यूज़ किया गया, 6 घंटे के लिए। हाउ मैनी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कंज्यूम, तो आपको बताना है कि उस बल्ब ने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है कंज्यूम की है। तो देखिए पावर जो है बल्ब की पावर कितनी है, 60 वाट। अब हम इसको पहले तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर यूनिट निकालने के लिए क्या किस में कन्वर्ट करना है, किलोवाट आवर में। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। हमें दिया गया है वाट में तो इसको हम चेंज कर लेंगे किलोवाट में, ठीक है। आवर्स तो हमें आवर्स में ही दिया गया है तो हमें वाट के किलोवाट बनाने हैं। तो वाट के किलोवाट बनाने के लिए देखिए वाट तो एक छोटी यूनिट हो गई, स्मॉल, इसको हमें लार्ज में चेंज करना है किलोवाट में। तो हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 60/1000 कितना आ गया, 0.06 किलोवाट। टाइम हमें 6 आवर्स दिया गया है। एनर्जी हमें निकालनी है तो एनर्जी कैसे निकलेगी, एनर्जी निकल जाएगी पावर इनटू टाइम। तो पावर कितनी है, पावर हमने निकाली 0.06, टाइम है 6 आवर्स, तो टाइम आंसर कितना आ गया 0.36 यूनिट जो है वो बल्ब निकालेगा एक दिन में, ठीक है। एक दिन में नहीं, 6 घंटे में, 6 घंटे दिया गया है ना, तो 6 घंटे में वो 0.36 यूनिट निकालेगा। सो यहाँ पर होता है स्टूडेंट्स आपका चैप्टर कंप्लीट, जिसमें हमने सारे इसके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर किए हैं, साथ में न्यूमेरिकल किए हैं, और जितने भी आपकी एनसीईआरटी बुक में एज एन एग्जाम्पल या एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल दिए गए हैं वो सभी आपको कंप्लीट समझकर करने हैं, ठीक है। चैप्टर में एक एक चीज़ जो है आपको बताई गई है, बहुत अच्छे से समझाई गई है। फिर भी आपको लगता है कि कहीं पर कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा रिवाइज करना चाहते हो, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग जो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे उसी के अकॉर्डिंग हम आपको नेक्स्ट चैप्टर रिवाइज करवाएंगे, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। सो टेक केयर, हैव अ नाइस डे।